बच्चों, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। हमने कहा था लाइट शोज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ऐसे ही मैटर ऑल्सो शोज मैटर लाइक रेडिएशन। रेडिएशन की तरह ही exhibit dual behavior. They exhibit dual behavior. Idea is they behave as matter as well as wave. That is both particle and wave like properties. बच्चों, वेव होगा, इफ इट इज बिहेविंग एज वेव इट मस्ट बी हैविंग सम वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को हमने नाम दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसको हमने क्या नाम दिया? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। This is a wavelength associated with matter moving with a certain speed. अगर हमारा एक मैटर, कोई भी पार्टिकल किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा कैन बी रिटन एज h by p, where p is the momentum of particle. Momentum of particle. h is the Planck's constant. और मोमेंटम क्या होता है? mv, where m is the mass of particle, v is the speed of particle. Mass and speed of particle. तो अगर हम दौड़ रहे हैं तो वी आर, देयर इज सम डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद आवर एसोसिएटेड, ठीक है ना गाइस, विद द मूविंग बॉडी। अब देखो गाइस, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या मैं इससे टी स्क्वायर बाय 2m लिख सकता हूं? पी इज एम वी, लिख सकता हूं इसे ऐसे। तो यहां से पी क्या आ जाता है बच्चों? √2, कह सकता हूं इसे, हाँ या ना? ये 2m को मैंने इधर भेज दिया। क्लियर है गाइस? गुड। मतलब आइडिया ये है कि तुम्हें उसने मोमेंटम नहीं पकड़ाया, उसने तुम्हें क्या बता दिया? काइनेटिक एनर्जी ये है। क्लियर है यहां तक? दे हैव नॉट स्पेसिफाइड द मोमेंटम, मतलब उन्होंने वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं दिया, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी दे दिया। तो तुम एक सिंपली क्या कर सकते हो, तुम्हें पता है, मतलब ये जो मैं अभी लिखवाने वाला हूं, जो कि ये आ गया h/√2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्यों? ये है, हाँ, p² बाय 2m कैसे आया? एक काम करता हूं मैं, इसको m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 1/2m, और ऊपर बनेगा m²v² विच इज p²। अब समझ में आया? इसको मैंने पहले ये लिखा और अब मैंने उसे p²/2m लिख दिया। एम वी इज p, एम वी इज मोमेंटम। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? समझ गए गाइस? तो एक तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, इट इज इंपॉर्टेंट, लर्न दिस फॉर्मूला। रहा तुम्हारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऐसे लिखना, उसको तो मैं सिंपली तुम्हें ऐसे बता सकता हूं, लैम्डा वाज h/mv, हाँ है ना? और यहां से v निकालो, v क्या आएगा बच्चों, जरा बताएगा कोई मुझे?
यहां से v क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तुम्हें, तो व्हाट इज v गाइस, रूट, तो ये वही तो आ गया जो मैंने ऊपर लिखा था। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। तो अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है पार्टिकल की, तो सिंपली यूज दिस फॉर्मूला टू गेट योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट मैटर। ठीक है गाइस? समझ में आया नहीं आया? हाँ बोलो बेटा। दैट वेवलेंथ वाज फॉर अ रेडिएशन, रेडिएशन का जो वेव नेचर है, ये पार्टिकल का वेव नेचर है। ठीक है, मतलब अगर कोई कह रहा है फोटोन की वेवलेंथ ये है, मतलब वो एक तरीके रेडिएशन की वेवलेंथ बता रहा है। कोई कह रहा है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी वेवलेंथ क्या है, तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करेंगे। हम दौड़ रहे हैं या बॉल हमने फेंक दी, उसकी वेवलेंथ क्या है, विल बी टॉकिंग अबाउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन, बॉल या किसी भी मूविंग पार्टिकल की अगर बात करी जा रही है, उससे एसोसिएटेड वेव की बात करी जा रही है, तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। और अगर फोटोन या क्वांटा की वेवलेंथ, दैट मींस रेडिएशन की वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। एटम अगर किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, ज्यादातर वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आती है ना, अब मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आती है वो बहुत कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका जो मास है वो बहुत छोटा है। उसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आती है एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, इट इज सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारे हमारे से जो एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो बहुत कम होगी। फॉर इलेक्ट्रॉन दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ बिकम सिग्निफिकेंट, नॉन इग्नोरेबल, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। समझ गए? गुड। अभी एक चीज याद रखो बच्चों, कोई तुम्हें क्वेश्चन में कहता है थर्ड ऑर्बिट में बैठा है, इलेक्ट्रॉन बैठा है इन द सेंस थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी? तो गाइस तुम थर्ड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी निकालो। ठीक है, फॉर्मूला तुम्हें पता है, माइनस आर एच जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, दैट इज टोटल एनर्जी। उसके बाद तुम क्या निकाल लो, उसकी काइनेटिक एनर्जी विच इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, और इस फॉर्मूले में डाल दो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में, तो उसकी टोटल एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टोटल एनर्जी इनटू एम। इस फॉर्मूले से तुम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हो विद द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एटम। क्लियर है? गुड। समझ में आ गया हर एक को? लेकिन हम कहेंगे यार अगर उसी क्वेश्चन, मतलब उसी के लिए निकालना है, थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो वी कैन, मतलब दिस इज अ लेंथी मेथड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हम सीधा यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए थे? वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? विच इज 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। वो वेलोसिटी लो, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लो एंड फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेव। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? अगर मैं कहता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, हमें अगर कहा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज, से एग्जांपल ले रहा हूं मैं, -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। फाइंड वेवलेंथ associated with electron। हम कहेंगे टोटल एनर्जी ये दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये बच्चों प्लस 2.18 इंटू 10⁻18 प्लस कर दो। अब इसमें डाल दो, यू विल गेट योर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करी, यहां से क्या आ गया बच्चों, तुम्हारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
क्लियर है? अब ये फॉर्मूला तुमने कब यूज करा? जब तुम्हें टोटल एनर्जी पकड़ा रखी है। बाई चांस तुम्हें कहा गया है फाइंड लैम्डा associated with electron moving in third orbit of He प्लस आयन। क्या करोगे बच्चों, बताओ मुझे। यहां पे हम कहेंगे यार थर्ड ऑर्बिट में उसने वेवलेंथ पूछा है, हम कहेंगे वेवलेंथ इज H/mv। और v हमें बताए अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक ऑर्बिट में, दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे v की वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट वेवलेंथ। यहां पे याद रखना बच्चों, जो m है दैट हैज टू बी टेकन इन केजी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी। क्लियर है? गुड। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन की फॉर्म में एक चीज समझाना चाह रहा हूं। हमें कहा गया है इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, हाँ, ऑफ एच एटम एब्जॉर्ब, हाँ बेटा बोलो। हाँ इट इज कांस्टेंट, हाँ। H/m की वैल्यू रट ले? नहीं, हम नहीं रटते। ये बताओ बच्चों, इसमें क्या करोगे? क्वेश्चन पढ़ लिया? ग्राउंड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में है, उसने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया। फाइंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एनर्जी तो दे रखी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पकड़ा रखी है। अभी मैं एक काम करता हूं, पहले 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बजाय लेट मी राइट डाउन, लेट मी टेक अनदर केस। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने ली। तो अब हम कैसे करेंगे इसे, बताओ गाइस। अगर इसने 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया तो कैसे निकालोगे? हमें निकालना पड़ेगा कि वो कौन से ऑर्बिट में गया है। हाँ, हम कहेंगे इट विल बी E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N1, जो कि कितना है, ग्राउंड स्टेट में था ना। तो E ऑफ N2 कितना आएगा गाइस, कोई बताएगा मुझे? बेटा 13.6 माइनस 12.09 कितना आता है? 1.51 आता है, पक्का ना? ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ऑर्बिट में है। क्लियर है? अब हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर निकाला था। और हम क्या निकाल लेंगे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम्हें दो फॉर्मूले याद रखने हैं, H/mv और दूसरा H/√2 KEM। हाँ, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पकड़ा रखी है देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। बेटा समझो, जो 12.09 है, इतनी एनर्जी का उसने फोटोन एब्जॉर्ब करा और बाहर जंप कर गया। बाहर इन द सेंस बाहर वाले ऑर्बिट में जंप कर गया, n = 3 में। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना होता, ये वाला, तो तुम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते इन थर्ड ऑर्बिट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो कि कितनी होती बेटा, ये है ना -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यही तो थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी है, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तुम्हें किसमें चाहिए, याद रखना हमेशा,
जूल में। मतलब यहां पे जो तुम काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहे हो, इट हैज टू बी टेकन इन जूल्स टू गेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन मीटर्स। क्लियर है बेटा? सर हाँ। सर क्वेश्चन में सर दिया हुआ कि डी ब्रॉगली वाले हिसाब से। हाँ, नहीं वो ऐसे स्पेसिफाई नहीं करेंगे, वो बस कहेंगे वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। लेकिन वेवलेंथ तो सर पहले भी हमने निकाली हुई है सर, वो अलग बेटा वो तो फोटॉन्स और क्वांटा के लिए निकाली है ना। जब भी एक पार्टिकल का वेवलेंथ पूछेंगे, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछे। इसका पूछेंगे। पार्टिकल का अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन इज अ मूव कर रहा पार्टिकल है। जो मूव कर रहा है, जो मूविंग पार्टिकल है उसकी डी ब्रॉगली, उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज एक्चुअली डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हाँ। अब अब मैं एक चीज बता रहा था। हाँ बेटा बोलो। बेटा ये फर्स्ट, और ये एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब है। ये इट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ N2 स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ N1 स्टेट। N1 हमें बता रखा है ग्राउंड स्टेट है। ये बेसिकली वही हो गया हमारा जो अभी हम तक क्वेश्चंस नहीं करते आ रहे हैं। सो फॉर जो हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं लास्ट क्लास में, वो इसी टाइप के तो करे हैं। समझ गए? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू ई ऑफ N2 माइनस ई ऑफ N। क्लियर है यहां तक? गुड। लेकिन मैं कहूंगा यहां से जो वेवलेंथ निकालोगे तो ये वेवलेंथ निकालने का तरीका इज डिफिकल्ट। ओके, इसका मैं अभी शॉर्टकट थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ओके, एक तरीका मैंने तुम्हें बता दिया निकालने का, कि या तो तुम एच बाय एम वी कर दो। यहां पे तुम्हें एन इक्वल टू थ्री पता चल चुका है। यू कैन फाइंड आउट वी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, है ना? या फिर तुम ये फॉर्मूला यूज कर लो, एच बाय रूट टू के ई एम, वेयर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन। ज्यादातर वैसे ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे होते हैं ना, कौन सा वाला, काइनेटिक एनर्जी वाला, वो कब यूज करते हैं? जब तुम्हें 12.09 के बजाय 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन बनेगा ये। समझो गाइस, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? 13.6। बेसिकली 0 माइनस माइनस 13.6। हाँ है ना? इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो है, वन में माइनस 13.6 है। या फिर तुम इसको इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, 13.6 जेड स्क्वायर। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आइडिया इज टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम। कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? इट विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी अगर तुम दे दोगे इलेक्ट्रॉन को, तो वो बाहर निकल चुका है न्यूक्लियस के पुल से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बेटा हमने कितनी एनर्जी पकड़ाई है इलेक्ट्रॉन को? 15। इसका मतलब ना केवल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, इट हैज गॉट सम काइनेटिक एनर्जी आल्सो। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5, 15 माइनस 13.6 कितना आ गया बच्चों तुम्हारा? दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब हम इसको जूल में कन्वर्ट करके किस में डाल देंगे बेटा? हाँ, इसमें डाल देंगे। तुम इसमें एच बाय एम वी भी कर दे, लेकिन वो टफ था। क्यों? क्योंकि तुम पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे? जूल में। जूल में कन्वर्ट करके करोगे हाफ एम वी स्क्वायर, वहां से निकालोगे वी, और वी को डालोगे एच बाय एम वी में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट इज लेंदी, व्हाई वुड वी गो फॉर दैट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ग्रेट। अब एक और फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हमने देख लिए, एच बाय एम बी, एच बाय रूट टू के ई एम। तीसरा फॉर्मूला, इफ क्यू इज चार्ज ऑन पार्टिकल, क्यू इज चार्ज ऑन पार्टिकल, और हमने उसे एक्सलरेट करा थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। क्यू चार्ज को हमने एक्सेलरेट कर दिया, एक पार्टिकल एट रेस्ट को एक्सेलरेट कर दिया थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ वी वोल्ट। बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगा? कोई बताएगा मुझे? इट विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? चार्ज क्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है। दिस विल बी योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। गाइस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है?
अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल में, आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा ईवी बेटा। ई की वैल्यू कितनी हो गई? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ हाँ बेटा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैसे? बेटा चार्ज इंटू पोटेंशियल गिव्स एनर्जी एक्वायर्ड बाय दैट मूविंग पार्टिकल। ठीक है बेटा, चार्ज इंटू पोटेंशियल गिव्स एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी एक्वायर्ड बाय पार्टिकल। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। एक स्टॉप हुए पार्टिकल को हमने जिसपे चार्ज किया, उसे वी वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, तो एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इज क्यू वी। और इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए क्यू इज ई बच्चों। ई में हम साइन की बात नहीं करें, जस्ट द मैग्नीट्यूड। 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है ना बेटा। तो हमारा वेवलेंथ क्या आ जाएगा? रूट एच बाय रूट 2 ई वी एम, ये बन जाएगा हमारा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम तो। नहीं तो क्यू वी करना पड़ेगा। क्यू याद रखना बच्चों, क्यू हम किस में लेंगे? कूलम में। वी किस में हम लेंगे? वोल्ट में। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? यहां पे जो क्यू है दैट इज टू बी टेकन इन कूलम। उससे हमारा जो क्यू वी है दैट विल गिव अस द एनर्जी इन जूल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दैट्स ग्रेट। तो मैं लिख देता हूं, वेव एसोसिएटेड विद मेटीरियल पार्टिकल्स are called matter waves, or we can call them de Broglie waves. ठीक है, समझ गए गाइस? गुड। अब for ordinary particles having significant mass, lambda is very small due to large mass, due to large mass. But for electron or very small particles, it becomes significant. It becomes significant. ओके, गुड, समझ गए? अब गाइस, अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो वो कुछ ऐसे जा रहा होगा बच्चों। क्लियर है गाइस? ऐसे इन द सेंस दिस इज द वेव नेचर एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। हम कहेंगे उसने यहां पे कितनी वेव्स बनाई? एक, दो, तीन। कितनी वेव्स बनाई? तीन। ये बेसिकली लैम्डा है हमारा। हाँ है ना? हाँ, ये तीनों इक्वल। हम कहेंगे अब उसने एनथ ऑर्बिट में उसने कितनी वेव्स बनाई बच्चों? लेट अस अज्यूम इन nth ऑर्बिट इट मेक्स n डैश वेव्स। nth ऑर्बिट में उसने कितनी वेव्स बनाई? n डैश। ये nth ऑर्बिट की बात कर रहा था, उसमें उसने n डैश वेव्स बनाई। तो यहां पे n डैश कितना है बच्चों? 3। गुड। तो हम लिख सकते हैं नहीं, n डैश लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। भाई तीन वेव्स में उसने पूरा सर्कमफ्रेंस कवर कर लिया, राइट? तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर इज इक्वल टू n डैश लैम्डा। और nth ऑर्बिट में क्योंकि ये था इलेक्ट्रॉन, मैं लिख सकता हूं एम वी आर इज एन एच बाई 2 पाई एंड एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। हाँ ना बच्चों? nth ऑर्बिट में हमारा ये रिलेशन होता है नहीं होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट।
नहीं, मैं अभी बताता हूं, जस्ट वन सेक। क्लियर है यहां तक? हाँ बेटा, nth ऑर्बिट में उसने n डैश वेव्स बनाई। हम n और n डैश के बीच में क्या निकालना चाह रहे हैं? रिलेशन। क्लियर है यहां तक? गुड। तो मैं क्या कहूंगा, ध्यान से देखो। n क्या आएगा बच्चों? यहां से n क्या आएगा बताना मुझे। n विल बी 2 पाई r mv बाय h। हाँ या ना? क्लियर है? बोलो। और h बाय एम वी क्या होता है? h बाय एम वी क्या होता है? राइट, h बाय एम वी इज लैम्डा। हाँ या ना? क्लियर है? समझ गए? दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। और यहां से तुम्हें दिख रहा है 2 पाई r बाय लैम्डा क्या है? n डैश। 2 पाई r बाय लैम्डा क्या है बच्चों? n डैश। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर इज nth ऑर्बिट में वो n वेव्स बनाता है। मतलब वी कैन इजीली आइडेंटिफाई फ्रॉम द थिंग वी हैव जस्ट अंडरस्टूड, ये कौन सी ऑर्बिट में है? थर्ड ऑर्बिट में। समझ में आया नहीं आया? गुड। मैं इसको लिख देता हूं। इन तीन इक्वेशंस को यूज करके हमने सॉल्व किया है। लैम्डा इक्वल टू h बाय एम वी। दिस इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट्स गुड। तो मैं ये लिख देता हूं जो मैंने बोला है। इन nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन मेक्स n waves। तो तुम रियलाइज करोगे कि अगर n डैश इक्वल टू n है, राइट, जो कि अभी हमने देख लिया है, हम कहेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम ऐसे क्यों नहीं निकाल दो? n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r। ये तो सबसे आसान है। अभी तक हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? h बाय एम वी। कैलकुलेशन खराब, h की वैल्यू खराब। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करोगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करोगे। Why don't we use this value to find out this equation to find out डी ब्रॉगली वेवलेंथ? हाँ है ना? हम कहेंगे लैम्डा क्या आ गया बच्चों? 2 पाई r बाय n। पहले हम बोल रहे थे n डैश लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r। अब हमें समझ में आ गया है कि n डैश इज इक्वल टू n। तो यहां से लैम्डा क्या आ गया? 2 पाई r बाय n। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है बच्चों? nth ऑर्बिट की बात करें ना, 2 पाई a0 n स्क्वायर बाय z। बोलो हाँ है ना? आर को मैंने E0 n² बाय z लिखा बाय n। यहां से क्या आ गया बच्चों तुम्हारा? इट इज 2 पाई a0 n बाय z। दिस दिस इज योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with the electron moving in nth orbit। समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस। ये चीज कितने बच्चों को क्लियर होगी? हम कहेंगे यार अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था ना, अब अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया इस क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में? वो 12.09 वाले में। 12.09 ये था ना हमारा भाई। एन इक्वल टू 3 दे रखा है, हमें पता चल गया है थर्ड ऑर्बिट है, तो हम क्यों h बाय एम वी लगाएं जहां पे h की वैल्यू खराब, m की वैल्यू खराब और तुम्हारा v की वैल्यू खराब? व्हाई कांट वी सिंपली से कि ओके थर्ड ऑर्बिट है, लैम्डा विल बी 2 पाई a0। क्या होता है बच्चों? 0.529। ठीक है ना? n स्क्वायर कितना हो गया? 3 स्क्वायर बाय z। हाइड्रोजन एटम में 1। ये लो आ गई डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम में आ गई। मीटर को हमें कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमारा आंसर एंगस्ट्रॉम में उठ के आ गया। 2 पाई a0 n, ओ सॉरी n स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने? माय बैड। हाँ माय बैड। n बाय z। माय बैड। क्लियर है गाइस? समझ गए? तो अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। हाँ वो हटा दिया।
जैसे मैं एग्जांपल एक और ले लेता हूं, मतलब आइडिया जैसे हमने ई ऑफ एन है, मैं कैसे करूं, ई नॉट 0.529, मैं एक काम करता हूं, मैं एक वैल्यू उठा के देता हूं तुम्हें क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इन n equal to sixth orbit emits 2 photons of while going to ground state. ठीक है, the first photon is of energy 1.14 electron volt. Find de Broglie wavelength associated. हाँ बेटा, mx कहाँ है भाई, emits 2 photons while going to ground state. The first photon is of energy 1.14 electron volt. Find de Broglie wavelength associated with electron in intermediate state. बताओ, सिंपल क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा दो जंप में वो ग्राउंड स्टेट पे आ गया, वन पे आ गया। मैंने ये पूछा है कि वो इंटरमीडिएट स्टेट जहां पे वो थोड़ी देर के लिए रुका और फिर नीचे आया, उस स्टेट में उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है। हम क्या करेंगे, हम उसका ये देखेंगे कि कौन से ऑर्बिट में गया है, इंटरमीडिएट स्टेट का साथ एसोसिएटेड जो एन है वो हमें चाहिए, कौन से ऑर्बिट में गया हो। कैसे निकालोगे, हम कहेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन वाज 1.14, इट विल बी एनर्जी ऑफ हायर स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट। हायर स्टेट की एनर्जी कितनी है बच्चों, कोई बताएगा मुझे, -0.37 माइनस ई ऑफ n1। तो ई ऑफ n1 कितना आ गया बच्चों, कोई बताएगा मुझे। हाँ या ना, बोलो गाइस, यही आएगा नहीं आएगा, यही आ रहा है। कौन सी स्टेट में गया है, थर्ड स्टेट में गया है। हम कहेंगे अब या तो तुम लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी करो, जहां पे v तुम लोगे 2.18 इंटू 10⁶ z बाय n, या फिर तुम इसकी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में करो। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, सबसे आसान तरीका क्या है, इट इज 2 पाई ए नॉट एन बाय जेड। एन क्या है बच्चों, 3। जेड क्या है बच्चों, मैंने बताया था हार्डजन, या नहीं बोला कहीं, हार्डजन है, मैं मान के चल रहा हूं हार्डजन। खत्म, आ गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और वो भी एंगस्ट्रॉम। समझ में आया या नहीं आया, जस्ट लेट मी नो। आ गया, सर सारी फॉर्मूले कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में होंगे। हाँ ऑब्वियसली। जैसे अगर तुम्हारा दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, तो बेस्ट फॉर्मूला है h/√2 KEM। h/m भी बहुत रेयरली यूज हो रहा होगा, और तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, देन दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला टू यूज। गुड, ग्रेट, आगे चले। हाँ बोलो बेटा, एनर्जी दिस इज ई ऑफ n2 माइनस ई ऑफ n1। हाँ नहीं, हायर माइनस लोअर कर देना, en2 माइनस en1। हायर तो 6 है, 6 से तुम्हारा कहीं नीचे जा रहा है, तो हायर एनर्जी वाले को हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी इज एनर्जी ऑफ फोटोन। क्लियर है बेटा। अगर सपोजिंग वो इतना फोटोन लेके 6 से कहीं आगे जा रहा होता, मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती बाई चांस, तो हम कर दे ई ऑफ n2 माइनस ई ऑफ n1 विच इज 0.3, क्योंकि हमें पता है n2 इज ग्रेटर देन 6 ओवर देयर।
जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला उसमें 6 से ऊपर जा रहा है, तो आई वुड हैव डन ई ऑफ n2 माइनस ई ऑफ 6। अभी हमारा ऊपर से नीचे जा रहा है, तो हायर ऑर्बिट इज 6 एंड लोअर ऑर्बिट हमें निकाल। क्लियर? ग्रेट। अब आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, न्यू टॉपिक। हाँ बेटा, एक मिनट। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू determine simultaneously the exact position and exact momentum of subatomic particle like electron। इलेक्ट्रॉन का तुम एट द सेम टाइम मोमेंटम और पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर सकते। अगर डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, तो इन दोनों का प्रोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, दिस इज uncertainty in momentum। ओके बेटा? सर इसने बोर को फेल करा था ना इस वाले में। हाँ ठीक है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हैज गॉट अ वैल्यू ऑफ h by 4 pi और मोर। मिनिमम उसका अनसर्टेनिटी इतना, मतलब प्रोड ऑफ अनसर्टेनिटी इतना तो आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रखा है और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम पूछा है, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू के बजाय विल जस्ट अप्लाई इक्वल टू साइन। हम उसे इक्वल मान लेंगे h by 4 pi के। आई मीन दिस इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी दैट विल बी ऑब्जर्व। क्लियर है? अगर कोई अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बता देता है और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछता है, तो विल इक्वेट इट टू h by 4 pi। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ग्रेट। अब पहली चीज, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? डेल्टा ऑफ एम वी। मोमेंटम क्या होता था? एम वी, राइट? बेटा यहां पे डू यू रियलाइज और नॉट कि मास तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का। तो जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वी कैन राइट uncertainty in momentum as m into uncertainty in velocity। डेफिनेशन मोमेंटम यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी यूज कर अभी बताता हूं। क्योंकि कई बार तुम्हें क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम पकड़ा रखा होगा, कई बार तुम्हें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पकड़ा रखा होगा। ठीक है? तो इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते थे, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। समझ गए? क्लियर है यहां तक? अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा? इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस of definite paths for electrons। उसने कहा इसका मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन को हम जब हमें पता ही नहीं वो कहां पे है, तो अब हमने कहा देयर इज नो फिक्स पाथ, देयर इज अ रीजन इन स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड। देयर इज अ रीजन इन स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड। और उस रीजन को अभी हम ऑर्बिट बोल रहे थे, अब हमने उस रीजन का नाम क्या बोल दिया? ऑर्बिटल। वी कॉल्ड इट ऑर्बिटल। तो देयर
is a region in space where probability of finding electron is high. This region is called orbital. This region is called orbital. समझ में आया नहीं आया? Probability of finding electron is high. This region is called orbital. जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है. अच्छा, अगर कोई कहता है कि ऑर्बिटल के अंदर यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, वो तो हो ही नहीं सकता. 1 का तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन वहीं पे पाया जाएगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यू कैनॉट हैव एनी रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 1 है. 1 का तो मतलब हो गया डेफिनेट पाथ. हाई में जैसे हम कह सकते हैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी 0.9 और मोर. ठीक है ना? हाई डज नॉट मीन 1. 1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन वहीं पाया जाएगा, जो कि ये खुद कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल. देयर इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. क्लियर टू एवरीबॉडी? ग्रेट. अब मैं 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं, बताना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. कैलकुलेट डेल्टा एक्स assuming delta P within 0.1% for electron moving in an atom with speed 2 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड. बच्चों हम इसे कैसे करेंगे? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा है. हम कहेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई. राइट? डेल्टा पी क्या होगा बच्चों? डेल्टा पी हमें कह रखा है 0.1%. अब पहली चीज ये मत कहना सर इट इज 0.1 या 0.1/100. इट इज एक्चुअली इतना परसेंट ऑफ मोमेंटम. समझ में आया? डेल्टा पी इज 0.1% ऑफ मोमेंटम. मतलब दिस इंटू एम. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सर तो पता ही नहीं. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है यहां तक? हाँ बेटा. बेटा ये जो हमें लिखा है ना, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज 0.1%. इट मींस इट इज 0.1% ऑफ मोमेंटम. डेल्टा पी इज इतना परसेंट ऑफ मोमेंटम. क्लियर है यहां तक? तो एक्चुअली व्हाट यू हैव इज दिस, जिसको हम लिख सकते हैं एमवी. क्लियर है गाइस? मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं जिससे आंसर आ जाए. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हमारा क्या था? दिस इंटू एम के जी में. वी इज इक्वल टू h/4 पाई. समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस. क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां से जो डेल्टा एक्स आएगा वो किस में आएगा बताना मुझे जरा. बताओ गाइस. इट विल बी इन मीटर. ये किस में आएगा बच्चों? मीटर. डेल्टा एक्स विल बी इन मीटर बच्चों. हाँ बेटा बोलो. एक्स की पोजीशन और किसके रिस्पेक्ट है? ये मत पूछो, मत पूछो मेरे से. हाँ. बोलना फिर से. मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जैसे हमने वेव बनाया था ना बेटा, कहने का मतलब ये है इन दिस रीजन इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एनीवेयर. वो कहीं भी मिल सकता है. जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है उसको हमने उस रीजन को ऑर्बिटल बोल दिया. ठीक है बेटा? तो अगर हमें कोई कहता है
if uncertainty in position is equal to uncertainty in momentum, find uncertainty in velocity. क्या आएगी बेटा? velocity of electron. इलेक्ट्रॉन की बात करें, द पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा बच्चों? उसने क्या कह रखा है तुम्हें? उसने क्या कह रखा है बच्चों? डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी, है ना? तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं डेल्टा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू h/4 पाई, या डेल्टा पी इज रूट ऑफ h/4 पाई? हाँ या ना? और डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूं? m डेल्टा वी विल बी इक्वल टू दिस बच्चों। यहां से डेल्टा वी क्या आ गया? 1/m रूट h/4 पाई। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू जो मैं बताना चाह रहा हूं। समझ गए? फाइन, ग्रेट। अच्छा, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, अगर उसने कहा होता अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के बजाय अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 0.1%, कुछ चेंज आता? हम क्या करते? हम कहते अब हम लिखते डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई। करेंगे नहीं करेंगे ये? डेल्टा एक्स हमें निकालना है, एम डेल्टा वी हम कहेंगे वी ये है, डेल्टा वी क्या होगा? 0.1/100 ऑफ वी। डेल्टा वी क्या होगा? जैसे हमारा डेल्टा पी वॉज 0.1/100 ऑफ पी, राइट? यही लिखा था हमने। अब हमारे को अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे रखा है 0.1%, सो कैन आई से इट विल बी 0.1/100 ऑफ वी। इस डेल्टा वी को यहां डालेंगे, एम हमें पता है इलेक्ट्रॉन का, डेल्टा एक्स तुम निकाल लोगे इस इक्वेशन से। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? ग्रेट। मेन प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पे आती है कि वो अनसर्टेनिटी में क्या करते हैं, दे जस्ट टेक इट 0.1/100 ऑफ ऑफ मोमेंटम या ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है गाइस? याद रखना उस चीज को। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस बार डी ब्रॉगली वेवलेंथ का दे रहा हूं। E1, E2, E3 are kinetic energy of electron, alpha particle and proton, each having same de Broglie wavelength. What is the relation between E1, E2, E3? What is the relation between E1, E2, E3? मतलब हमें पता लगाना है मैक्सिमम कौन सा होगा, मिनिमम कौन सा होगा, बीच में कौन सा होगा। क्या फॉर्मूला तुम्हें लग रहा है यूज करना चाहिए हमें? बताओ। सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है तीनों की। अगर तीनों की सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनटू एम इज कांस्टेंट फॉर ऑल थ्री ऑफ देम। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की E1 है, अल्फा पार्टिकल की E2 है, प्रोटॉन की E3 है। हम कहेंगे जिसका मास सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। हाँ है ना? सबसे ज्यादा मास कम किसका है? सबसे कम मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो उसकी उसका मास मिनिमम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी शुड बी मैक्सिमम। तो E1। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में मास कम किसका होता है?
तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी अल्फा से। अब समझ में आया नहीं आया? क्यों नहीं आया बेटा? क्या दिक्कत है बेटा? तीनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। एस तो वैसे ही कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनटू मास का प्रोडक्ट should be constant. If they have got same de Broglie wavelength, that means kinetic energy of particle into mass of particle is constant for all three of them. तीनों की वैल्यू सेम है काइनेटिक एनर्जी इनटू मास की। जिसका मास मिनिमम उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दैट इज इलेक्ट्रॉन। जिसका मास मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। क्लियर है बेटा? अगर मैं कहता हूं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन lambda of alpha particle and proton if their kinetic energy are in ratio 16:1। बताओ गाइस क्या करोगे? हम कहेंगे हमें लैम्डा ऑफ अल्फा बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन चाहिए। क्या आएगा बच्चों ये? डज दैट सीम करेक्ट? एच कट गया, रूट में जो टू था वो भी कट गया। लैम्डा इज एच बाय रूट टू के ई एम। अल्फा इधर ले रहे तो अल्फा का जो के ई एम है वो नीचे आ गया, ये प्रोटॉन का आ गया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? क्लियर सो फार? दैट्स गुड। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की कितनी है बच्चों प्रोटॉन के कंपैरिजन में? 16:1। तो ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू क्या होगी? 1/16। क्लियर है बेटा? समझ में आया नहीं आया? बेटा हमें कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज इन द रेशियो 16:1। तो वहां से मैंने कहा है कि दिस शुड बी व्हाट गाइस? 1/16। अब मास ऑफ प्रोटॉन, बेटा अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं? 4। और हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है। सो कैन आई राइट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एज सिंपली 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन? दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, उसको मान के चलो 4 प्रोटॉन है, तो मास इज दिस। कितना आ गया बच्चों ये? 1/8। क्लियर और नॉट? हाँ बेटा। बेटा प्रोटॉन का जो भी मास होता है वो मैंने एमपी लिख लिया। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, राइट? हम कहेंगे टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 4। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है। सो कैन आई राइट डाउन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एज रफली 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन? वही किया है मैंने। समझ में आया नहीं आया? समझ गए? दैट्स ग्रेट। वी आर डन विद द टॉपिक गाइस। जो हमें करना था वी आर डन विद दैट टॉपिक।